बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने जा रहे हैं PYQ जून 2023 में पूछे गए कुछ अहम PYQ। पहला सवाल, विच रिसर्च मेथड इज़ टू यूज टू आइडेंटिफाई कॉज इफेक्ट रिलेशन एंड टेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट। देखिए यहाँ क्या बात आ रही है, कॉज एंड इफेक्ट। तो हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट की बात जब भी होती है तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जवाब हो जाता है ज़्यादातर। सवाल नंबर 2, टू प्रॉब्लम डिफिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, अरेंज देम इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है क्या, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जब हम करते हैं, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके क्या प्रोसेस है, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमको आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, आखिर हमारा प्रॉब्लम क्या, उनको चुनना पड़ता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ई हमारा पहला है तो ई देखिए सिर्फ 4 में है तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं CA-BD में क्या बात है। सी में क्या बात है, राइट रिसर्च क्वेश्चन एंड और रिसर्च हाइपोथेसिस, सॉरी डी है ये। सी में क्या बात है, सी में क्या बताई जाए कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव को तय करना। जब हमारे पास में प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर चुके हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम में करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनालिसिस। फिर हमारा जो अगला जो होता है डिटरमाइन करना, एनालाइज करना। उसके बाद फिर क्या है, फिर डिटरमाइन द रिलेवेंट वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल को देखना। और उसके बाद फिर क्या होता है, हाइपोथेसिस को तैयार कर देना। यानी ये याद रखिए यहाँ प्रॉब्लम डिफिनेशन की प्रोसेस की बात हो रही है। हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च जब पढ़ते हैं तो वो अलग चीज़ है और प्रॉब्लम डिफिनेशन के प्रोसेस की यहाँ बात आ रही है। तो इस एतबार से ये जवाब हमारा 4 हो जाएगा। All students of a class are listed in alphabetical order from the first 10 number. You randomly select a starting point। देखिए रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हम, बात को रैंडम की बात आ रही है। नंबर 4 फ्रॉम नंबर 4 onward every 10th person on the list is selected for 4। उसके बाद फिर एक तरतीब, एक सीरीज़ की बात आ रही है। 4 के बाद देखिए हमारे पास में 14 है, फिर 24, फिर 34 है। इस तरीक़े से एक तरतीब चल रही है। तो हम क्या देखते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से बात की जा रही है। हमारे पास में टोटल कितने सैंपल हैं, टोटल हमारे 100 सैंपल हैं। उनमें से क्या है, हम एक सिस्टमैटिक ढंग से सेलेक्ट कर रहे हैं अपने सैंपल को। 4th नंबर पे जो है उनको लिए, उसके बाद 4 से फिर 14 में चले आए। उसके बाद हमने क्या देखा, 10 का डिफरेंट है। उसके बाद हमने 24 में चले गए, उसके बाद हम 34 में चले गए। तो इस तरीके से हम क्या एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करने के तौर पे जब हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वहाँ क्या एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, The size of population is 100 and every 5th person is selected to from a sample. The technique of sampling is known as। हम क्या देख रहे हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से हम हर 5th पर्सन को अपने सेलेक्ट कर रहे हैं अपने सैंपल के लिए। तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर या सिस्टमैटिक। रैंडम में हम लोग पढ़ चुके हैं, रैंडमली किसी सैंपल को सेलेक्ट कर लेना। स्ट्रैटिफाइड में हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप बनाना। क्लस्टर में हम भी ग्रुप बनाते हैं, लेकिन क्लस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ हमारा पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन होता है। तो इनका भी जवाब क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक अप्रोच को हम यहाँ अपना रहे हैं। अगला सवाल हमारे सामने में है, इन ए सिचुएशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस
ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, जितने भी इंडिविजुअल है हमारे पास सैंपल, सभी के इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो इनका जवाब क्या हो जाएगा? इनका जवाब आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो भी हमारे पास में इंडिविजुअल, जो भी हमारे पास में सैंपल होते हैं, जो भी उनके क्या है इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। जितनी भी आइटम हैं सभी के इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि नॉट इक्वल चांस टू सेलेक्ट ऑल आइटम, जितने भी हमारे पास में आइटम है सभी के इक्वल चांस नहीं होते सेलेक्ट होने के। कोटा सैंपलिंग, और ये बताइए कोटा सैंपलिंग किसका पार्ट है कमेंट में, कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, ये आप लोग कमेंट में बताएं। छठा सवाल, अ रिसर्चर स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन कैन इंटरव्यू only 35 students in each grade. Which of the following approach to sampling is most appropriate? हम क्या करते हैं, क्या बात हो रही है कि 35 स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, हम 35 स्टूडेंट को ही अपने इंटरव्यू का हिस्सा लेंगे। तो हमने क्या देख रहा है यहाँ पर, हम क्या करते हैं एक कोटा फिक्स कर लिए, यानी कोटा क्या 35 स्टूडेंट का मैंने कोटा बना लिया। तो कोटा सैंपलिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जहाँ कोई कोटा को फिक्स्ड कर दिया जाता है तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, कोटा सैंपलिंग हो जाएगा। सिस्टमैटिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं, हेमोजेनियस हेट्रोजेनियस हम लोग पढ़े थे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये तो होगा ही नहीं, तो इनका जवाब क्या आएगा, कोटा सैंपलिंग। जहाँ क्या है, हम जब भी सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक कोटा बना लेते हैं कि हमको 100 में से 35% मैं लूँगा, ये कोटा बना लेना है ना। 100 सैंपल हमारे पास में तो हमने 35 सैंपल को ही लेंगे, एक कोटा फिक्स कर लेना। इस तरह के सैंपल को हम लोग क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडी द रिसर्चर इज interested in study the flood victim, which one of the following is a situation sample selected method। फ्लड विक्टिम की बात आ रही है कि रिसर्चर स्टडी करना चाहता है तो किस तरह से सैंपल को कलेक्ट करेगा, रैंडमली करेगा या स्ट्रेटिफाइड करेगा, सिस्टमैटिक करेगा, या ऑप्शन नंबर हमारे पास में है परपोसिव सैंपलिंग। तो यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, देखिए रैंडमली हम चीज़ों को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ग्रुप भी इसमें नहीं बना सकते हैं, कोई सिस्टमैटिक सैंपलिंग का भी इस्तेमाल नहीं करने पा रहे हैं, तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए, परपोसिव सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ। क्योंकि अपने 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 सोच के एतबार से रिसर्चर क्या करेंगे, अपना सैंपल को इकट्ठा करेंगे, अपने पर्पस के एतबार से रिसर्चर यहाँ सैंपल को इकट्ठा करते हैं। फ्लड विक्टिम की जब बात आ रही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट कौन सा है, कोटा सैंपलिंग। बाकी सैंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ये सारे किनका पार्ट हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। और कोटा सैंपलिंग किनका पार्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। तो ये काफ़ी ख़ास हैं, इनसे सवाल यूजीसी नेट इम्तहान में पूछे ही जाते हैं। कोटा सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, उनके क्या क्या टाइप हैं, इसको देख लीजिए अच्छे ढंग से। हमारा अगला सवाल, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनका क्या हो जाएगा, रैंडम सैंपलिंग। क्या है रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या, वो चीज़ों को हम क्या करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी इक्वल चांस होते हैं तमाम आइटम के सेलेक्ट होने के। जो भी हमारे पास सैंपल है, तमाम सैंपल के क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो ये उनका क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एक क्या है, खुसूसियात में से एक है। 10 नंबर सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट नहीं है, यानी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम लोग पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, और एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे। तो विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज़ नॉट,
कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट नहीं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है कि लंबे समय तक हम रिसर्च को करते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट नहीं। बाकी जो है ट्रेंड स्टडी है ना, प्रोस्पेक्टिव स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी, ये तीनों जो क्या है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट है। क्रॉस सेक्शनल ये अलग मुद्दा, ये अलग इनमें बात होती है, और लॉन्गिट्यूडनल ये अलग चीज़ें हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू? जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, जब भी क्वालिटेटिव की बात आती है तो वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, ये वाला हमारा कंफर्म होगा। ये उसके बाद फिर देखिए ये लेस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारा क्वांटिटिव होता है। ए और ई कहाँ हमारा 4th में है, ठीक है। उसके बाद सी देखते हैं, द इंटरव्यू इज अलाउड टू रेम्बल, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है इनका जवाब हमारे पास में ए, सी और ई। इस तरीक़े से हम जवाब निकालते हैं कि जहाँ लेस स्ट्रक्चर की बात आती है वो क्वालिटेटिव का पार्ट बनता है। क्वालिटेटिव इंटरव्यू क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर का होता है। इंटरव्यू इज अलाउड टू रेम्बल, इंटरव्यू क्या रेम्बल को अलाउ करता है। और हमारे पास में एक और सवाल है, क्वांटिटेटिव मेथड कम अंडर, क्वांटिटेटिव मेथड किसके अंडर में आता है? कंस्ट्रक्टिविज़म, पॉजिटिविज़म, सिंबोलिज्म। तो हम ये याद रखिए क्वांटिटेटिव, जब भी क्वांटिटेटिव मेथड की बात आती है तो ये क्या है? पॉजिटिविज़म का पार्ट बनता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव किनका पार्ट बनता है? पोस्ट पॉजिटिविज़म का पार्ट बनता है। फिर से एक दफ़ा, क्वांटिटेटिव मेथड के अंडर कम पॉजिटिविज़म और क्वालिटेटिव मेथड ये पोस्ट पॉजिटिविज़म का पार्ट बनता है। स्टेटमेंट के हवाले से सवाल है, द एथिक कमेटी डज नॉट आस्क द रिसर्चर टू इंडिकेट वेदर देयर रिसर्च इंटाइल सर्टेन प्रोसीजर या एक्टिविटी विच आर ऑफन डिराइव फ्रॉम प्रोफेशनल गाइडलाइंस। स्टेटमेंट 2, ethical issue cannot and do not arise all stage of the research process। देखिए एथिक की बात हम जानते हैं। एथिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रिसर्च में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एथिकल मीन्स ईमानदारी। अब जब रिसर्च करते हैं तो क्या एथिक हर स्टेज के लिए ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि हम, इसीलिए कहा जाता है एथिकल होकर के आप रिसर्च कीजिए। इसका मतलब क्या? स्टेटमेंट 2 हमारे पास में क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 1 भी हमारा क्या कह रहा है? गलत ही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों हमारे पास में गलत ही हैं। तो इनका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ रियलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च? रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से रियलिज्म हैं इनको देखना है। तो एम्पिरिकल है और आपका क्रिटिकल है, ये 2 बातें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कॉजी एक्सपेरिमेंटल आर यूजली कंडक्ट इन, कॉजी एक्सपेरिमेंटल का ताल्लुक कहाँ से है? ये हम जानते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से इनका रिलेटेड है कॉजी एक्सपेरिमेंटल। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।